सेल्फ एचपी सर में आपका अकाउंट का टीचर। बच्चों, टुडे टॉपिक इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों, आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट का पढ़ने से पहले इसका मीनिंग जान लें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 वर्ड का यूज किया गया है। पहले उनको अच्छी तरह से समझ लें तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले तो समझते हैं बच्चों, हम कैश का मतलब समझते हैं। कैश क्या है? एक्चुअल में कैश को कहा गया है कि आपके पास बिजनेस में जो कैश है वो, और बैंक में जो पैसा आपका रखा हुआ है उसे भी कैश माना जाता है, और आपकी कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी है उनको हम कैश कहते हैं। दूसरा वर्ड है बच्चों इसके अंदर फ्लो। फ्लो का मतलब होता है बहना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, यदि किसी बाल्टी में पानी भरा हुआ है उसे फ्लो नहीं कहा जाएगा, वो स्टेबल कहा जाएगा। यदि किसी कैनाल के अंदर पानी बह रहा है, नदी के अंदर पानी बह रहा है, उसे फ्लो कहा जाता है। या नल से पानी जो बह रहा है उसे भी फ्लो कहा जाता है, लेकिन बाल्टी में पानी भरा हुआ है उसे फ्लो नहीं कहा जाता। तो यहां पर कैश में फ्लो शब्द का मतलब है बहना, यानी कि पैसे का आना और जाना। स्टेटमेंट यानी कि आप जानते हैं बच्चों, पहले भी पढ़ चुके हैं स्टेटमेंट के बारे में, कि स्टेटमेंट एक विवरण होता है, एक डॉक्यूमेंट्स होता है। वो ये जानकारी देता है कि बिजनेस में हमारा कैश फ्लो जो हो रहा है उसके बारे में जानकारी, यानी एक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमें अवलाइज कराता है कि किस प्रकार से कैश बिजनेस में आई है और किस प्रकार से बिजनेस से कैश गई है। उसकी जानकारी देने वाले को हम, विवरण को हम एक स्टेटमेंट कहते हैं। अगर आप इसे ऑल ओवर इसकी मीनिंग को अगर आप समझें कि मीनिंग इसका लिखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शो द कैश फ्लो इज दैट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिपोर्ट। यानी कि कहना क्या चाह रहा, जो मैंने अभी समझाया, कि आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो वर्ष के दौरान जो इनफ्लो आउटफ्लो हुआ हो उसके बारे में जानकारी देता है, उसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। बच्चों, फिर मैंने लिखा है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। कैश एंड कैश में कैश ऑन हैंड यानी कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। बच्चों, मार्केटेबल सिक्योरिटी वो होती हैं जो आप उनको आसानी से पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने किसी शेयर खरीदना, बेचना, ये मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है, यानी जिनको आपने कभी भी बेचा जा सकता है और फौरन पैसा प्राप्त हो जाए, उन्हें मार्केटेबल सिक्योरिटी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इनको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड करते हैं। बच्चों, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ प्रिपेयर्ड अकाउंटिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज दैट AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों, हम यहां पर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे वो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट को तैयार करना सीखेंगे। बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट वी बी प्रिपेयर द डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। बच्चों, यहां पर मैं बताना चाहूंगा, डायरेक्ट मेथड नॉट इन सिलेबस और इनडायरेक्ट इन सिलेबस में। तो हमें जो सीखना है वो इनडायरेक्ट मेथड सीखना है, जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग टू हमें तैयार करना है। बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम किन हेड्स के अंदर तैयार करते हैं उनके बारे में जानते हैं। शोइंग कैश फ्लो अंडर 3 हेड्स: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो तैयार किया जाता है बच्चों, इन 3 हेड्स के अंतर्गत तैयार किया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय इनडायरेक्ट मेथड इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज दैट बैलेंस शीट और P&L अकाउंट। यानी कि अगर हमारे पास बैलेंस शीट है और P&L अकाउंट है, इस बेस पे हमारा इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जा सकता है। बच्चों, आओ हम अब जानते हैं इसका फॉर्मेट और इसकी डिटेल के बारे में पूरी अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या फॉर्मेट है और क्या इसका डिटेल रहेगा, इसके बारे में जानकारी पूरी हम कलेक्ट करते हैं। ये इसका
बच्चों फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ये हमारा फॉर्मेट तैयार है। ये फॉर्मेट ध्यान रखना है हमें कि कैश फ्लो फॉर्मेट क्या है। बच्चों मैं यहां ये बताना चाहूंगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी आप तैयार करें तो पहले इसे मैं जानकारी बता दूं कि किस प्रकार से इसको समझना है। पहले तो बच्चों ये समझिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम इसको उल्टी साइड से समझना स्टार्ट करेंगे तो बड़ा आसान रहेगा। हम इसकी पहले इसे रिवर्स ऑर्डर में समझते हैं, फिर हम इससे बाद में बात करेंगे कि किस प्रकार से तैयार करना है। बच्चों मैंने बताया था यहां पर आपका कि आप जब भी दें इस फॉर्मेट के अंदर पहले आपकी इसकी 3 हेडिंग को समझ लें कि 3 हेडिंग कौन कौन सी हैं इस फॉर्मेट के अंदर, वो समझ लें। फर्स्ट हेडिंग है आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकंड हेडिंग है आपकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और थर्ड हेडिंग है आपकी कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये 3 हेड हो गई। इसके बाद आपके कुछ इसमें वर्किंग नोट है शॉर्ट, उनको समझेंगे। तो पहले बच्चों आपको इससे समझ लीजिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको लिखना क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए पहले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम समझते हैं कि क्या आपको इसका एक खासियत ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर इसके क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। बच्चों अगर आपको वो इन तीनों हेड को मिलाकर एक्यूमुलेटेड अगर आप इनका जो रिजल्ट निकालेंगे वो हमारा डिफरेंस बिटवीन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का होगा। यानी कि बच्चों आप जो आप यहां पर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखते हैं उसमें से ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश माइनस कर दे तो जो आंसर होगा आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज वो इन तीनों हेड का एक्यूमुलेटेड आंसर होगा। अगर ये मैच खा जाए तो समझिए कि आपका क्वेश्चन करेक्ट हुआ है। ठीक है, अब आप हम स्टार्टिंग से समझते हैं। अब डिटेल में समझते हैं हम पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगी हमारी। बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज पर वर्किंग नोट 1। आप इसे कौन सा देंगे, आप इसके वर्किंग नोट 1 देंगे कि आपने जो भी यहां निकालेंगे वो वर्किंग नोट के द्वारा आंसर निकल के आएगा आपका। तो हमारा कैश फ्लो इसमें हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ही शो किया जाता है। ये ध्यान रखिए बच्चों। जो जैसे हम एक एज पर वर्किंग नोट 1 से सीखेंगे एड एडजस्टमेंट 4 यानी नॉन कैश आइटम। बच्चों जो आप P&L अकाउंट में जो नॉन कैश आइटम आपने माइनस कर लिए थे अब वो यहां पर प्लस करना पड़ेंगे क्योंकि हम यहां कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। यानी कैश का आना और कैश का जाना देख रहे हैं कि हमारी कंपनी के अंदर या बिजनेस के अंदर कहां कैश आई है और कैश कैसे गई है। तो पहले है एड एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट ये माइनस होगा। तो ये पहले जो आइटम लिखा है वो आपके प्लस हो जाएंगे। प्रॉफिट जो भी होगा नॉन कैश प्रॉफिट जो होगा आपका वो यहां माइनस हो जाएगा। तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आपका आंसर आ जाएगा। ये अभी हम किसके हेडिंग में सीख रहे हैं, हम अभी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत ही हम ये बातचीत सीख रहे हैं। बच्चों इसके बाद हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी यानी जो भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज एंड डिक्रीज यानी जो भी डिफरेंस होगा वो यहां पर लिखा जाएगा। अगर आपकी इंक्रीज इन करंट एसेट्स है तो आपकी माइनस में जाएंगी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स है तो वो प्लस में लिखी जाएंगी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज है तो प्लस में जाएंगी और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज है तो वो माइनस में जाएंगी। यानी इन सबको माइनस करने के बाद आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आपका निकल के आंसर आ जाएगा। उसमें से लेस इनकम टैक्स माइनस कर दीजिए तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम या और यूज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आंसर आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट हेडिंग हमारी समझ में आ गई। बच्चों ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि आपसे पूरा क्वेश्चन पूछा जाए। हो सकता है कि वो आपसे शॉर्ट टाइप में आपसे इतने कहे कि कैलकुलेशन ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
अब बच्चों में थोड़ा करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में बताना चाहता हूं। बैलेंस शीट में आप खुद सोचिए, एसेट्स जब इंक्रीज होती है दैट मीन इसका मतलब यह है कि आपने कुछ ना कुछ आपने परचेस की है। तो परचेस किए तो आपका इसके यहां पर कैश क्या होगा, एसेट्स इंक्रीज हुई तो कैश का आउटफ्लो होगा, इसलिए इसे माइनस में लिखा जाएगा। समझ में आ रही है आपकी बात। और एसेट्स डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपने कोई ना कोई एसेट्स बेची है, यानी कि उसका पैसा आ रहा है तो वो इनफ्लो होगा। इस बात को समझिए आप। लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब पैसा आपके अंदर इनफ्लो, बिजनेस में इनफ्लो हुआ है, ठीक है। और लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, यानी आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो आउटफ्लो हो रहा है। तो इस बात को समझ लीजिए। तो आशा करता हूं कि आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अच्छी तरह से समझ में आ गई। हाँ, सभी समझ में आ गया। फर्स्ट हेडिंग हो गई, ये हमारा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन में आ सकता है। अब आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, हम समझते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बच्चों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो होती है वो फिक्स एसेट से रिलेटेड होती है। तो बैलेंस शीट में जितनी भी फिक्स एसेट दी हो उनमें अगर अमाउंट डिफरेंस आता है हमारा अमाउंट, वो यहां लिखा जाएगा। अगर आपने परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स की है तो आपका क्या हुआ बच्चों, आउटफ्लो होगा, तो माइनस में अमाउंट लिखा जाएगा। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट किया है तो वो भी आपका आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस में लिख जाएगा। रेंट रिसीव हो रहा है आपको, अब रेंट रिसीव यहां बच्चों कौन सा, जैसे आपने कोई बिल्डिंग ले ली थी और उसको बिल्डिंग करके आपने इन्वेस्टमेंट करके उसे किराए पे उठा दिया और उस पर जो रेंट मिल रहा है वो यहां से रिलेटेड कहलाएगा बच्चों रेंट। तो वो रेंट रिसीव जब हुआ है तो वो वहां पर प्लस में लिखा जाएगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट की है तो प्लस में आएगी, इनफ्लो हो रहा है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो कैश का इनफ्लो हो रहा है तो प्लस में आएगा। डिविडेंड रिसीव है, अब यहां बच्चों यहां डिविडेंड रिसीव कौन सा वाला डिविडेंड, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसी अदर कंपनी के शेयर में या कहीं भी पैसा लिखा है, वहां से आपको जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही शो किया जाएगा। तो यहां अगर तो हमारी ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई हमारी। सपोज दैट आपके, ठीक है, फिर हमारे परचेस ऑफ आपकी इंटेंजिबल एसेट लाइक द गुडविल, ठीक है ना, अगर आपने परचेस की गुडविल की है तो वो यहां पर माइनस में लिखी जाएगी। वैसे बच्चों ध्यान रखना, मैंने पहले बताया था कि गुडविल रिटर्न ऑफ यानी डिक्रीज हो रही है, आप यहां भी ले सकते हैं। अगर गुडविल आपकी इंक्रीज हो गई है तो यहां पर माइनस में आ जाएगी, और यदि रिटर्न ऑफ हुई कम हुई है तो यहां प्लस में लिखी जाएगी। यहां भी कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है आपके पास, आप कैसे करें। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि आप इंटेंजिबल इसको एक एसेट मान के अगर आपका वो आपकी इंक्रीज हुई है, परचेस की है, तो आप यहां पर से शो करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। आशा करता हूं कि आपको सेकंड हेडिंग भी समझ में आ गई। फिर हम चलते हैं थर्ड हेडिंग में। थर्ड हेडिंग क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बच्चों, फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, जो पैसा बिजनेस में आना। तो बिजनेस में पैसा जब हो आएगा तभी तो हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बस बिजनेस को रनिंग करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर इसका रिवर्स ऑर्डर समझा जाए तो बहुत बेटर रहेगा। तो एक्चुअल में हमने सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी को जानना है। जब तक फाइनेंस नहीं होगा हमारे पास तो फिर आप कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो बिजनेस को आपको ऑपरेटिंग कर पाएंगे आप बिजनेस को। तो सबसे पहले आपको जब भी आप क्वेश्चन करें तो मेरा कहना यही है कि पहले आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी को आप फाइंड करें क्वेश्चन के अंदर। जैसे इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स, यहां से पैसा आएगा आपके पास, आपने अपनी कंपनी के शेयर बनाए, उनको आपने मार्केट में इशू किया, डिवेंचर इशू किया, पैसा आया, इनफ्लो हुआ। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, आपने किसी बैंक से लोन लिया है ज्यादा समय के लिए, 1 साल से अधिक समय के लिए, तो आपके यहां इनफ्लो हो रहा है। डिविडेंड पेड, बच्चों आप ऑफिशियली समझते हैं, जब आपने शेयर इशू किया है या आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं या इक्विटी शेयर इशू किए हैं, तो आपने उस पर डिविडेंड पे करना है, तो यहां पर ये माइनस में लिखा जाएगा, है ना। रीपेमेंट ऑफ लोन, आपने लोन लिया है तो उसका रीपेमेंट करना है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर, आपने कोई प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर का रिडम्पशन करना है तो यहां माइनस में लिखा जाएगा। यहां पर इंटरेस्ट पेड, यानी कि आपने कोई इंटरेस्ट भी पेड करना है तो वो यहां आएगा आपका। तो समझ में आ गया। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपकी यहां पर ये होगी। तो बच्चों मैं ये जानना चाहूंगा कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी फाइंड करें, फिर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को फाइंड करें, तब जाके आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मैं आशा करता हूं कि यहां पर समझ में आ गया। इसके बाद इन तीनों के जो आंसर होंगे आपके,
आपके जो आंसर लिखे जाएंगे तो आपके यहां पर क्या आ गई, ऑपरेटिंग एक्चुअल में ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितनी हो गई आपकी, ये हो गई कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आपकी आंसर आ गया, आपके आ गया। फिर यहां पर बच्चों आपका यहां पर ये आंसर आ गया, आपका यहां पर आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर आ गया। फिर यहां पर आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर आ गया। इन तीनों हेड का जो एक्लुमेटेड आंसर होगा वो हमारी इंक्रीज एंड डिक्रीज कैश से मैच खाना चाहिए। अगर यहां पर वो बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा था, इसका मतलब आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। तो अगर इंक्रीज होगी तो आप इंक्रीज लिखेंगे, डिक्रीज होगी तो आप डिक्रीज लिखेंगे। अब बच्चों अब हम समझते हैं कि इसके वर्किंग नोट के बारे में जानते हैं कि वर्किंग नोट हमारा क्या था, क्या समझना है। वर्किंग नोट के बारे में डिटेल से समझते हैं। वर्किंग नोट 1, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आपके पास दो बैलेंस शीट मिलेंगी, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। उनका जो डिफरेंस होगा P&L अकाउंट का वो हम यहां शो कर लेंगे। बच्चों यहां पर ये ध्यान रखिए कि यहां पर सिर्फ यहां ये इतनी हेडिंग ही ली जाती है। कोई सा भी रिजर्व हो, कोई सा भी फंड हो, ठीक है ना, आपके डिविडेंड हो, जैसे जनरल रिजर्व, सिंकिंग फंड, डिवेंचर रिडम्पशन फंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरम डिविडेंड, डिविडेंड प्रपोज पेड, ये सारी चीजें ऐड यहां कर ली जाएंगी। और अगर कोई रिफंड इनकम टैक्स है तो वो माइनस करके आपका कैलकुलेट हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये आ जाएगा। समझ में आ गया। अब ये आपका वर्किंग नोट जो कि आप कहां लिखेंगे, आपको बताया था मैंने, यहां पर हेडिंग डाली है वर्किंग नोट नंबर 1 में कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वो अमाउंट यहां लिखा जाएगा। अब इसका मतलब जब भी कोई क्वेश्चंस करेंगे आप बच्चों तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें एक वर्किंग नोट नंबर 1 भी करना है, इसे वर्क 1 कहा जाता है। अब बच्चों में एक आपको शॉर्टकट तरीका समझाना चाहता हूं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई सी भी हेड कर रहे हो आप, चाहे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को सॉल्व कर रहे हो, चाहे फाइनेंस एक्टिविटी हो, बस एक बात को ध्यान रखना है, चाहे आप वर्किंग नोट 1 कर रहे हो, बस एक बात को ध्यान रखना है, आपसे सवाल गलत नहीं होगा। शॉर्ट की क्या है, देखिए बच्चों, अगर आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो उसके आपकी वैल्यू को डिफरेंस जो आएगा उसे आप माइनस में शो कर दीजिए, और एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसे प्लस में शो कर दीजिए। इस प्रकार लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब इनफ्लो हुआ है, ठीक है ना, लायबिलिटीज इंक्रीज, ठीक है, तो उसे प्लस में आप कर लीजिए, और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, आउटफ्लो हो रहा है, इसका मतलब उसे माइनस में वैल्यू शो कर दीजिए। आशा करता हूं बच्चों कि मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में समझा दिया है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नमस्कार, जय हिंद।